नमस्कार, स्वागत है आपका। जिस विषय पर हम आज चर्चा करने के लिए आपके सामने आए हैं वो विषय खास तौर पर उपचुनाव से ही जुड़ा हुआ है। उपचुनाव की रणभेरी बज चुकी है। आज नामांकन के आखिरी दिन दिलचस्प नामांकन हुए, मैं कहूँगा। दोनों ही पार्टियां जो इस वक्त मुकाबले में मुख्य तौर पर दिखाई पड़ती हैं, रामपुर में भी और आजमगढ़ में भी, दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज के सभी उम्मीदवारों ने आज ही अपना नामांकन किया। वो चाहे रामपुर में घनश्याम लोधी हों, असीम रजा हों, दोनों ने आज ही नामांकन किया। एक कभी आजम खान के बेहद करीबी हुआ करते थे, तो दूसरे की जीत का सारा दारोमदार आजम परिवार पर है। आज आजम खान ने नगर स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय में एक तकरीर भी की है। उस तकरीर में ये तक कहा है कि माफ कीजिएगा, रामपुर के लोगों को ये अपील की है कि वो किसी भी तरीके से उनका सर न झुकने दें और वो ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि उनका सर झुकने से पहले जो है वो कट जाए, यानी रुखसत हो जाए। मतलब जो नेता अपनी तकदीर में जिस तरह की बातें करते हैं, आजम खान जिस तरह की तकदीरों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने कमोबेश उसी तरीके का एक भावुक भाषण जो है वो समाजवादी पार्टी के कार्यालय में दिया। वो अपनी पत्नी तंजीम फातिमा के साथ वहां पहुंचे थे, जो दावेदार थी इस सीट से लोकसभा की उम्मीदवार के तौर पर। घनश्याम लोधी, आज मुख्तार अब्बास नकवी जो पूर्व सांसद थे, जिनके नाम की बड़ी चर्चा थी कि वो रामपुर से दावा ठोक सकते हैं उपचुनाव में, लेकिन उन तमाम दावों से उलट घनश्याम लोधी, पूर्व एमएलसी, समाजवादी पार्टी के पूर्व कार्यकर्ता, आजम खान के पूर्व सहयोगी, ऐसे रसूखदार जिनके लिए हेलीकॉप्टर से उनका नामांकन के लिए भी फॉर्म जो है वो पहुंचाया गया था एक बार, इस तरह के किस्से राजनीतिक गलियारों में वायरल रहे। और दूसरी तरफ आजमगढ़ आपको ले चलता हूं। आजमगढ़ जहां पर धर्मेंद्र यादव ने आज नामांकन किया। धर्मेंद्र यादव कौन? अखिलेश यादव के वो पारिवारिक सदस्य, वो भाई जो राजनीतिक तौर पर बहुत पहले से मुखर रहे। छात्र संघ चुनावों से लेकर के मैनपुरी से सांसद रहे, बदायूं से सांसद रहे और लगातार लगभग निर्वाचित होते रहे। पिछली बार वो 2019 में लोकसभा का चुनाव संघमित्रा मौर्य से हार गए। हालांकि अगर आपको याद हो, 2017 में जब बीजेपी की सरकार बनी थी, तब बीजेपी के तमाम सारे विधायकों ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले एक एप्लीकेशन शास्त्री भवन में मुख्यमंत्री को दिया था और उस एप्लीकेशन में कहा था कि हमारे जिले में काम अच्छा नहीं हो रहा और अगर काम अच्छा नहीं होगा तो हम धर्मेंद्र यादव के किए हुए कामों के आधार पर, यानी उनकी तुलना में एक चुनौती पेश करना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। तो पार्टी ने स्थानीय उम्मीदवार की बजाय स्वामी प्रसाद मौर्य जो तत्कालीन मंत्री थे, उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य को वहां से दांव खेल करके उनको उतार दी और कारगर भी रहा। चुनाव धर्मेंद्र यादव हार गए। वो धर्मेंद्र यादव जो उस लहर में चुनाव जीते थे जब ज्यादातर सीटों पर समाजवादी पार्टी की बुरी तरीके से हार थी 2014। तो अब ये सियासी बदलाव है। उनके मुकाबले अखिलेश यादव के एक और पुराने करीबी दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ, भोजपुरी फिल्मों के स्टार, पूर्वांचल, न सिर्फ पूर्वांचल बल्कि बिहार, झारखंड, तमाम सारे इलाकों में उनके गीत, संगीत, उनकी फिल्में बड़ी लोकप्रिय रही हैं, बड़े लोकप्रिय रहे हैं। इससे पहले भी अखिलेश यादव के खिलाफ 2019 में उन्होंने दांव खेला था, वो चुनाव लड़े थे। इससे पहले वो समाजवादी पार्टी के साथ थे। उनके भाई अभी भी समाजवादी पार्टी में, उनके अपने सगे बड़े भाई वो समाजवादी पार्टी में, तो बहुत करीबी माने जाते थे। अखिलेश यादव के बहुत सारे प्रचार अभियानों में मुझे याद है, हम लोग दिनेश लाल यादव को, निरहुआ को अक्सर देखा करते थे। आज कालिदास मार्ग में मुख्यमंत्री आवास पर भी कई बार देखा। वो निरहुआ अब बीजेपी के लिए अस्त्र है। उनका नामांकन कराने प्रदेश अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के सबसे ताकतवर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह खुद वहां पहुंचे। धर्मेंद्र सिंह पहुंचे, क्षेत्रीय अध्यक्ष उस इलाके गोरखपुर क्षेत्र के, वो वहां पर पहुंचे, योगी के सबसे विश्वस्त लोगों में से। अब बेहद कम समय है, 23 जून को मतदान होना है। आज आखिरी नामांकन की तिथि थी और इससे पहले डिंपल यादव का नाम चर्चा में आया, फिर सुशील आनंद का नाम चर्चा में आया। उन तमाम नामों के उलट, हालांकि एक चिट्ठी भी आज वायरल हुई सुशील आनंद की, इसमें कहा गया कि उनके जो है मतदाता सूची में उनके नाम को लेकर अटकलें। अब मुझे ये बात अभी डाइजेस्ट नहीं हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी को वहां एक खतरा था यादव वोट बैंक को लेकर के, और शायद इसलिए पार्टी ने फैसला किया कि अब आखिरी दांव उस नेता के ऊपर। और धर्मेंद्र यादव को उतारने के पीछे सबसे बड़ी वजह यही थी कि धर्मेंद्र यादव के बाल सखा संग्राम यादव आजमगढ़ की ही अतरौलिया सीट से विधायक, वो बलराम यादव के लड़के। अब अगर वहां का कोई स्थानीय नेता चुनाव लड़ता तो शायद बाकी नेता उसको चुनाव हराने या बाकी गणित में
उसके साथ नुकसान कर सकते हैं। तो इसीलिए एक ऐसे नेता को तय किया गया जो सभी पार्टी के जो बाकी खेमे हैं उनको एकजुट कर सके। कोई दुर्गा यादव लगातार चुन करके आ रहे हैं, बलराम यादव अलग चुन करके आ रहे हैं, और हर नेता डायरेक्ट टू अखिलेश यादव है। तो ऐसे में सैफई परिवार से एक सदस्य पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव पर अब दांव खेला गया है। अब सवाल यही है, क्या 2018 दोहरा पाएगा विपक्ष? 2018 में फूलपुर और गोरखपुर की सीटें जो बीजेपी का गढ़ था, वहां पर समाजवादी पार्टी ने आरएलडी और बीएसपी के मौन समर्थन से वो सीटें जीत ली, बाद में जो है कैराना भी जीत ली थी। अब ये जो दोनों सीटें हैं, रामपुर और आजमगढ़, ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है, क्योंकि दोनों पार्टी के जो सांसद थे वो नेता जो है वो विधानसभा में चुन करके आ गए और वो विधानसभा अपनी सीट को बरकरार रखा। बेहद दिलचस्प होगा। 23 जून को मतदान होगा और उसके बाद मतगणना तक सब इंतजार करेंगे। लेकिन इस चुनाव के दौरान क्या होता है, इस पर भी सबकी निगाहें होंगी। कौन से नेता प्रचार करने जाते हैं, किस तरह के नैरेटिव गढ़े जाते हैं, आजम बनाम क्या होता है वहां। इसी तरीके से आजमगढ़ में क्या यादवों की पसंद धर्मेंद्र यादव होंगे क्या, या दिनेश लाल निरहुआ इस बार यादवों का वोट हासिल करने में कामयाब होंगे। मुस्लिम वोट का क्या होगा, ये आजमगढ़ में बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसलिए गुड्डू जमाली जो है वो बीएसपी के कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ दिन पहले सपा में आए, बीएसपी से निकाले गए, उससे पहले बीएसपी विधायक दल के नेता थे। बड़ा घालमेल रहा। मायावती ने उनको बहुत सारे आरोपों के साथ पार्टी से बाहर किया था, लेकिन फिर चुनाव के बाद उनको वापस पार्टी में लिया गया और उनको कैंडिडेट घोषित कर दिया गया। वो व्यापारी भी हैं, पूर्वांचल बिल्डर्स के नाम से उनकी कंपनी भी है। बेहद दिलचस्प है दोनों मुकाबले, रामपुर और आजमगढ़ का रण, जिस पर सभी की निगाहें। धन्यवाद।